जब बुखार आता है तो आप क्या करते हैं? घर पर रखी बुखार की कोई दवा खा लेते हैं, नहीं तो मेडिकल स्टोर जाते हैं और वहाँ भैया को अपनी दिक्कत बताते हैं। भैया जो दवा देते हैं आप उसे ले लेते हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये मासूम सी आदत कितनी नुकसानदेह है। भाई बुखार क्यों चढ़ा है ये समझना भी तो ज़रूरी है। बुखार किसी बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन से हुआ है या वायरस से, ये तो आप जानते ही नहीं। बस एंटीबायोटिक खा लेते हैं। एंटीबायोटिक हर बुखार में नहीं ली जाती है। एंटीबायोटिक्स तभी काम करती हैं जब इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हुआ हो। अगर वायरल फीवर है तो फिर एंटीवायरल दवा दी जाती है। एंटीबायोटिक्स हर वायरल बुखार में काम नहीं करेंगी। अगर आप बुखार की वजह जाने बिना दवाई पे दवाई खाते रहेंगे तब तो वो बिल्कुल भी असर नहीं करेंगी, उल्टा उससे शरीर को नुकसान ही होगा। इसलिए जानना ज़रूरी है कि कौन सी दवा कब खानी चाहिए। इसलिए आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल दवाइयों में फ़र्क क्या होता है, एंटीबायोटिक्स कब लेनी चाहिए और एंटीवायरल दवाएं कब लेनी चाहिए। ये भी जानिए कि क्या वायरल फीवर में एंटीबायोटिक्स काम करती हैं। सुनिए। एंटीबायोटिक वो तरीके की दवाई होती हैं जो बैक्टीरिया से होने वाले बीमारियों पे कारगर होती है, और एंटीवायरल दवाई वो होती है जो वायरस से होने वाली बीमारियों के लिए कारगर होती है। तो हमें दवाई देने से पूर्व ये जानना जरूरी है कि ये इन्फेक्शन किस वजह से हुआ है। एंटीबायोटिक हमें बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के लिए ही लेनी चाहिए। अपने मन से कभी भी एंटीबायोटिक की दवाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ज्यादातर ये देखा गया है कि लोग फार्मेसी दुकान से जाके अपने आप से बिना डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक की दवाई लेते हैं। दूसरी चीज, एंटीबायोटिक की दवाई जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो जितनी मात्रा में दी गई है, जितनी समय के लिए दी गई है, उन दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए पूरा अपना कोर्स कंप्लीट करना है। अगर हम इस तरह की सावधानी नहीं बरतते हैं तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसमें कि ज्यादातर बीमारी नए एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंस होती है, उसके लिए काम नहीं करती है, ऐसा देखा गया है। तो कम्युनिटी लेवल पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ने का सबसे मुख्य कारण है एंटीबायोटिक का डिसप्रोपोर्शनेट यूज, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के साथ यूज और गलत तरीके से इस्तेमाल करना। एंटीवायरल दवाई हमें वायरस से होने वाले इन्फेक्शन में कारगर साबित होती है, लेकिन ज्यादातर वायरस से होने वाले इन्फेक्शन ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। इसका मतलब है कि जैसे इन्फेक्शन होता है अपने आप ठीक हो जाता है। तो बहुत कम वायरल इन्फेक्शन ऐसे हैं जिसमें एंटीवायरल दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है, जैसे कि HIV एड्स, जिसमें एंटीवायरल दवाई की काफी मात्रा में यूज किया जाता है और जो काफी तरीके से कारगर भी पाई गई है। चिकन पॉक्स, इसमें भी कुछ मात्रा में एंटीवायरल दवाई का इस्तेमाल पाया गया है जो कि कारगर भी पाया गया है। ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन, जैसा कि मैंने कहा, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, इसमें एंटीवायरल दवाई की जरूरत नहीं होती है। हमने जैसे देखा है कोविड-19 इन्फेक्शन जो कि वायरल इन्फेक्शन था, कुछ दवाई कारगर पाई गई है। तो जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें सिर्फ एंटीवायरल दवाई का इस्तेमाल करना है। ज्यादातर बुखार ये वायरस से होने वाले बुखार होते हैं। स्पेशली जो बुखार सर्दी जुकाम के साथ होते हैं वो वायरस से होने वाले बुखार होते हैं। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे समय पर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता और इसके इस्तेमाल से हानि ही ज्यादा होती है। इसीलिए कोई भी बुखार हो उसकी पहले जांच कर लें, उसके कारणों का पता कर लें, फिर कोई दवाई एंटीवायरल और एंटीबायोटिक जिसकी वजह से बुखार हुआ है उसके हिसाब से उसका इलाज करवाना चाहिए। अगर हम इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किसी भी बुखार में, सर्दी जुकाम में करेंगे, स्पेशली बच्चों में, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो रहा है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, पर्टिकुलरली जब हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो अस्पताल में होने वाले जो मरीज होते हैं जिनको गंभीर बीमारी होती है, उनमें ये इन्फेक्शन होते हैं, वो ठीक करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है डॉक्टर्स के लिए। तो हमारी ये एक जिम्मेदारी है कि हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल डॉक्टर के बताए अनुसार करें और जिस तरह से इस्तेमाल करने को कहा गया है उस तरह से करें। देखिए, एंटीबायोटिक्स तभी लें जब डॉक्टर कहे और सिर्फ उतनी ही मात्रा और उतने ही समय के लिए जितना बताया गया है।
वहीं ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन बिना दवाई के ठीक हो जाते हैं, तो इनमें भी एंटीवायरल दवा तभी दी जाती है जब बहुत ज़रूरत हो। इसलिए कोई भी इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, खुद डॉक्टर मत बनिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। कोविड के बाद इस बीमारी ने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सेंट्रल अफ्रीका का एक देश है। यहाँ एक रहस्यमयी बीमारी फैल रही है। कई एक्सपर्ट्स इसे डिजीज एक्स कह रहे हैं। डिजीज एक्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO द्वारा दिया गया एक टर्म होता है और ये किसी ऐसी बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इन्फेक्शन से पैदा होती है और दुनिया भर में महामारी की वजह बन सकती है। फिलहाल कॉन्गो में जो बीमारी फैल रही है उसे लेकर WHO ने कुछ जानकारियां दी हैं। उसके मुताबिक 24 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच कॉन्गो में इस बीमारी के 406 मामले सामने आए हैं और करीब 31 लोगों की मौत हुई है। हालांकि स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इस बीमारी से अब तक 143 लोग मारे जा चुके हैं। ये WHO के डेटा से बहुत ज़्यादा है। मरने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या बच्चों और कुपोषित लोगों की है। जिन लोगों को ये बीमारी हो रही है उनमें भी अधिकतर बच्चे ही हैं। डिजीज एक्स के 64% मरीज 14 साल से कम उम्र के हैं। ये बीमारी क्यों फैल रही है इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। हालांकि WHO ने अपनी टीम कॉन्गो भेजी है और ये टीम बीमारी के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि कहीं डिजीज एक्स इन्फ्लुएंजा वायरस, कोविड-19, मलेरिया, खसरा या फिर किसी दूसरे इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं फैल रही। डिजीज एक्स के लक्षणों की बात करें तो मरीजों को बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, उन्हें खांसी आ रही है, नाक बह रही है, बदन दर्द हो रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। जिन लोगों में बीमारी ने गंभीर रूप लिया है उन सभी में खून की कमी थी, यानी उन्हें अनीमिया था। हालांकि एक राहत की बात भी है, डिजीज एक्स अभी पूरे कॉन्गो में नहीं फैला है। इसके मामले सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित हैं और राज्य का नाम है क्वांगो और जिस इलाके में ये मामले देखे जा रहे हैं उसका नाम है पैंजी। पैंजी एक ग्रामीण इलाका है। ये कॉन्गो की राजधानी किंशासा से लगभग 700 किलोमीटर दूर है। यानी अगर आप कार से जाएं तो किंशासा से पैंजी पहुंचने में 48 घंटे लगेंगे। एक तो दूरी है, ऊपर से मौसम खराब है। पैंजी पहुंचने के जो रास्ता है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, नेटवर्क भी बहुत जगह पर नहीं आता है। इस वजह से इस बीमारी की वजह समझने और उसके इलाज करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कोविड के बाद एक बात तो हमें समझ में आ गई है कि कोई भी बीमारी दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर वो फैल रही है तो पूरी दुनिया को सतर्क होना ज़रूरी है। डरने की ज़रूरत नहीं है, पर जानकारी और सावधानी दोनों ज़रूरी है। क्या कॉन्गो में फैली डिजीज एक्स बाकी दुनिया के लिए खतरा है? ये हमने पूछा डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा से। डॉक्टर नेहा कहती हैं कि ये रहस्यमयी बीमारी कॉन्गो के एक हिस्से में फैल रही है। फिलहाल भारतीयों को तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। घूमने के लिए कॉन्गो ना जाएं। विदेश से घूमकर आए हैं तो स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर बीमारी के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो सामाजिक दूरी बना लें, खुद को आइसोलेट कर लें और तुरंत मेडिकल हेल्प लें। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। कॉफ़ी छोड़ना चाहते हैं पर उसे बिना पिए सिर में दर्द होने लगता है? जानिए इसका तोड़। कॉफ़ी के ऐसे कई शौकीन हैं जो दिन भर पानी से ज़्यादा कॉफ़ी गटक जाते हैं। नींद आ रही है, ठंड लग रही है, बोर हो रहे हैं, थकान लग रही है, चलो कॉफ़ी पीते हैं। ये सब बहाने हैं। सच तो यह है कि इंसान को कॉफ़ी की लत लग जाती है। कॉफ़ी पिए बिना गुजारा नहीं होता। अब जब ऐसा इंसान कॉफ़ी छोड़ने का फैसला लेता है तो उसका शरीर कॉफ़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, उसे कॉफ़ी छोड़ने नहीं देता है। कुछ घंटे कॉफ़ी शरीर में ना जाए तो सिर में दर्द होने लगता है। मजबूरन इंसान कॉफ़ी पी ही लेता है और ये साइकिल चलती रहती है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कॉफ़ी की लत भी छूट जाए और सिर में दर्द भी ना हो? ये हमें बताया डॉक्टर मिक्की मेहता ने। डॉक्टर मिक्की कहते हैं कि कोई भी लत आसानी से तो छूटती नहीं। दरअसल शरीर को उस चीज़ की आदत लग जाती है। जैसे कॉफ़ी के केस में शरीर कैफीन का आदी हो जाता है जो कॉफ़ी में पाया जाता है। फिर जब हम अचानक से कॉफ़ी पीना बंद कर देते हैं तो शरीर को कुछ लक्षण महसूस होते हैं। इन्हें विथड्रॉल सिम्टम्स कहा जाता है। कॉफ़ी छोड़ने पर सिर दर्द होने लगता है, चिढ़ मचने लगती है, काम में मन नहीं लगता है और बहुत थकान रहती है। ये लक्षण कितने स्ट्रॉन्ग होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर को कैफीन की कितनी आदत है। इसलिए कॉफ़ी पीना एकदम से बंद करना ज़रूरी नहीं है। हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से कॉफ़ी छोड़नी चाहिए। देखिए, कॉफ़ी पीना धीरे धीरे बंद करिए। 2 दिन में कॉफ़ी छोड़ने का मत सोचिए। महीने 1.5 महीने का समय लें और धीरे धीरे कॉफ़ी के कप घटाएं। जैसे अगर कोई दिन में 4 कप कॉफ़ी पीता है तो पहले 3 कप कॉफ़ी पीना शुरू करें, फिर दिन में 2 कप कॉफ़ी पिए और फिर धीरे धीरे 1 कप या फिर आधे कप पर आए।
वैसे कुछ समय पहले ICMR और NIN ने भारतीयों के लिए डाइटरी गाइडलाइंस जारी की थी। इसके मुताबिक हमें दिन में 300 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफीन नहीं लेना चाहिए, यानी एक दिन में 1-2 कप कॉफ़ी पी सकते हैं, ये सेफ लिमिट है, उससे ज़्यादा आपको अवॉइड करनी चाहिए। डॉक्टर मिक्की आगे कहते हैं कि अगर कॉफ़ी छोड़ रहे हैं तो उसकी जगह कुछ और पिए, जैसे पानी। इससे सेल्स ठीक से काम करते हैं और शरीर को एनर्जी मिलती है। हर्बल टी या फिर डीकैफ कॉफ़ी भी पी जा सकती है। डीकैफ कॉफ़ी में कैफीन ना के बराबर होता है, इसके एक कप में सिर्फ 2 मिलीग्राम कैफीन होता है, वहीं एक नॉर्मल कॉफ़ी के कप में 95 मिलीग्राम तक कैफीन होता है। इसलिए नॉर्मल कॉफ़ी के बजाय डीकैफिनेटेड कॉफ़ी पीना ज़्यादा सही रहेगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, इंदौर में फिर होने वाला है लिट चौक। 20, 21 और 22 दिसंबर को इंदौर के गांधी हॉल में जुटेगी देश भर की कला, साहित्य, राजनीति समेत तमाम क्षेत्रों की हस्तियां। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक होगा ये जमावड़ा। आप भी पहुंचिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।